हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की मेन फैक्ट की क्लास 4, जिसमें हम हिंदी के कुछ प्रमुख तथ्य जान रहे हैं। और इसमें हमारा जो चल रहा था वो हिंदी भाषा का विकास चल रहा था, जिसका हम चौथा पार्ट देखेंगे आज, जिसमें हम प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी, आदिकालीन हिंदी के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले के जो 3 पार्ट्स इसके आ चुके हैं उन्हें भी देखना आप ना भूलें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन या पुरानी हिंदी। प्राचीन या पुरानी हिंदी को हम प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी भी कहते हैं, या इसे हम आदिकालीन हिंदी भी कहते हैं। मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। यानी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी भारतीय संविधान में भी एक राजभाषा के रूप में व्यक्त है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश या अबहट्ट के बाद की भाषा। अपभ्रंश या अबहट्ट के बाद की भाषा इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको हिंदी के विकास के जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अबहट्ट बनी, उसके बाद हिंदी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश या अबहट्ट के बाद की भाषा प्राचीन हिंदी है। हिंदी का आदिकालीन हिंदी भाषा की शिशुकाल है। यानी कि हिंदी भाषा का जो आदिकाल है वो हिंदी भाषा का शिशुकाल यानी कि इसकी स्टार्टिंग है। यह वह काल था जब अपभ्रंश अबहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था, क्योंकि जब भी अपभ्रंश और अबहट्ट से हिंदी बनी थी और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे, तो ये आदिकालीन हिंदी थी। आइए इसके बाद देखते हैं हम प्रमुख रचनाकार। ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में जानते हैं। हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि ये भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है कितनी 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ये 5 उपभाषाएं हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। ये उपभाषाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले राजस्थानी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर बिहारी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं। इन्हीं उपभाषाओं के अंदर 17 बोलियां भी आती हैं। आइए इन बोलियों के बारे में भी हम देखते हैं। तो 5 उपभाषाएं और इनके अंदर 17 बोलियां। सबसे पहली उपभाषा थी राजस्थानी। राजस्थानी में आती है आपकी मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थानी कहलाती है। जयपुरी या ढूंढाही, जो कि पूर्वी राजस्थानी कहलाती है। फिर मेवाती, जो कि उत्तरी राजस्थानी कहलाती है। और मालवी, जो कि दक्षिणी राजस्थानी कहलाती है। और इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान ही है जहाँ पर ये भाषा या बोली बोली जाती है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला आता है, जिसमें कौरवी या खड़ी बोली आती है। बांगरू या हरियाणवी आती है, जिसे ओकार बहुला बोला जाता है। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब क्या हैं? ये सब पश्चिमी हिंदी के प्रकार हैं। और इसका मुख्य क्षेत्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये बोलियां आती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर पूर्वी हिंदी बोली जाती है। इसके बाद बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा में 2 बोलियां आती हैं, एक भोजपुरी और एक मगही। भोजपुरी और मगही ये दोनों, इन दोनों के मुख्य क्षेत्र बिहार और उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद पहाड़ी उपभाषा आती है, जिसकी बोलियां हैं पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये पहाड़ी इलाकों में बोली जाती हैं, जैसे इनका मुख्य क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आइए इसके बाद देखते हैं। तो ये 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं थीं। इनको आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो कि रचनाकार में हम सबसे पहले देखते हैं ब्रजभाषा के बारे में। ब्रजभाषा, प्राचीन हिंदी काल में ब्रजभाषा अपभ्रंश या अबहट्ट से ही जीवन रस लेती है। अपभ्रंश अबहट्ट की रचनाओं में ब्रजभाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो सुधीर अग्रवाल जी का है, जो कि प्रद्युमन चरित है। ये 1354 ईस्वी में रचित हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युमन चरित है, जो कि 1354 ईस्वी में रचित हुआ था। इसके बाद अवधी। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा 1370 ईस्वी में जो कि रचित हुई थी, ये मानी जाती है। तो ब्रजभाषा की उपलब्ध प्रथम कृति
सुधीर अग्रवाल की प्रद्युमन चरित और अवधी की मुल्ला दाऊद की चंदायन और या लोर कहा, जो कि 1370 ईस्वी में रची गई थी। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। तो आगे भी हम अवधी भाषा के बारे में जानेंगे। आइए इसके बाद आगे देखते हैं। खड़ी बोली। खड़ी बोली प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरहपा आदि सिद्धों, सरहपा जो कि एक सिद्ध थे, गोरखनाथ आदि नाथों, ये नाथ पंथ के संस्थापक थे। अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों के रचनाओं में उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश अवट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्टता दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना आप ना भूलें, जहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ या नोट्स मिल जाते हैं, जहां आपकी क्विज चल रही है जनरल नॉलेज की, जहां पर आप क्वेश्चन हल करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन वीडियोज़ का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।